एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम चैनलिंग को देखते हैं जो कि अभी अभी अपने ड्रीम से काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उठा था और वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर युनशु की मेमोरीज के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार उसके बाद वहाँ क्या हुआ था। इसके बाद वो डायू के बारे में याद करते हुए सोचता है जो फोक्स मेरे ड्रीम में है उसके पास अपनी कोई मेमोरीज नहीं है। अगर मैं सच जानना चाहता हूँ तो मुझे उसे ढूंढना होगा। इसके बाद वो रेडी होकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर अभी भी उसके मन में वही सब बातें चल रही थी और वो सोचता है मगर मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। और इसके अलावा वो फोक्स के साथ भी दुश्मनों की तरह एक्ट कर रहा है। सोचते हुए वो अपनी आइज को बंद करके हमारे फोक्स को अपनी कॉन्शियसनेस में बुलाने लगता है और बोलता है 15 क्या तुम यहाँ हो। मगर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिस पर चैनलिंग सोचता है उसने अचानक से बोला कि वो मुझे लाइक करता है और फिर अचानक से ही वो मुझे ऐसे ट्रीट करने लगा जैसे कि हम दोनों काफी पुराने लवर्स हों और वो मेरे ऊपर था। और एंड पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से डिसअपेयर हो गया। और इसके बाद चैनलिंग साय करते हुए सोचता है मेरे पास कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिससे मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकूं। चलो स्कूल चलते हैं, ये सब सोचते हुए चैनलिंग वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अचानक से उसके मन में कुछ आता है और वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करके लैम्प के साथ हैंग हुई बेल को देखने लगता है और हैरान होते हुए सोचता है बाय द वे ये बेल तो आंट हवाई ने मुझे दी थी। ये बेल तो वही है जो कि पास्ट मेमोरीज में 15 ने अपनी बेल्ट के साथ हैंग की हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंडमा हवाई को मेरी पास्ट लाइफ के बारे में पता हो? वेट, उन्हें फ्लावर राइस बनाना बहुत पसंद है। इसके बाद वो युनशु की मेमोरीज में मौजूद लेडी को याद करते हुए सोचता है ये तो वही हैं जिन्हें मैंने अपनी ड्रीम में देखा था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये सब सोचते हुए चैनलिंग जल्दी से जाकर उस बेल को खोलने लगता है और मन में सोचने लगता है मुझे अभी उनसे जाकर पूछना होगा। इतने में उसकी नजर उसी पत्थर पर पड़ती है जो कि डायू ने उसे दिया था, जिसे देखकर चैनलिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर सोचता है नहीं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। और फिर वो उस बेल को लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो ग्रैंडमा हवाई को कॉल करता है, मगर कोई भी उसकी कॉल का आंसर नहीं करता। और थोड़ी ही देर में वो ग्रैंडमा हवाई के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। वो देखता है कि डोर पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था कि हम अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं और हम संडे तक वापस आ जाएंगे। जिसे पढ़कर चैनलिंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो सैड होते हुए अपने हाथ में पकड़ी उसी बेल को देखने लगता है। इसके बाद हम एक केव का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई स्पेल कास्ट करते हुए बोल रहा था कि तुम अंदर जाना और उसे सब बातों के बारे में बता देना, मैं यहाँ तुम्हें गार्ड करूंगी। देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडमा हवाई थी जो कि अपने मैजिक से उस स्पेल को कास्ट कर रही थी, जिसकी वजह से पूरे केव में काफी ज्यादा रोशनी फैली हुई थी। और थोड़े ही फासले पर गैंगजू भी अपनी पावर्स को ऑन करके एक बैरियर बनाकर बैठा हुआ था। इसके बाद हम हमारे फोक्स का सीन देखते हैं जो कि एक लेक के अंदर बैठा हुआ था और काफी ज्यादा वरीड होते हुए सोच रहा था मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता चैनलिंग, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वक्त में काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था, शायद चैनलिंग को मेरा ऐसा करना पसंद नहीं है। और फिर हमारा फोक्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए सोचता है आखिरकार मैं चैनलिंग की ड्रीम में क्यों पेयर हुआ? मेरे पास मेरी कोई भी मेमोरीज नहीं है और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। और फिर वो खुद पर ही डाउट करते हुए सोचता है आखिरकार मैं हूँ कौन? क्या वो पर्सन सच में मैं था? और ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से हमारी सोल बिखर गई? और क्या मैं सच में इनकम्प्लीट हूँ? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर एक बास्केट अपेयर होती है जिसमें वो सिल्वर माइंस थी जो कि हमारे फोक्स को काफी ज्यादा पसंद थी, जिसे देखकर हमारा फोक्स कंफ्यूज होते हुए सोचता है क्या ये सिल्वर माइंस है? इतने में उसे किसी पर्सन की प्रेजेंस फील होती है, जिस पर वो जल्दी से उस पर्सन की तरफ टर्न करते हुए बोलता है चैनलिंग क्या ये तुम हो? हम देखते हैं कि वहाँ चैनलिंग नहीं बल्कि गैंगजू था, जिसे देखकर हमारा फोक्स काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम हो कौन? और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है किसी भी डार्क एनर्जी के बिना ये यहाँ कैसे आ सकता है? जिसे देखकर गैंगजू अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है क्या तुम चैनलिंग पर डिसअपॉइंट नहीं हो? तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं? अपने पुराने दोस्त को देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। गैंगजू की ये बात सुनकर हमारा फोक्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसे देखने लगता है और सोचता है क्या ये इसने क्या बोला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैनलिंग एक डोर के सामने खड़ा था और वो उस डोर को देखते हुए सोचता है ग्रैंडमा हवाई ने अपना डोर कब चेंज किया? इतने में उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी एक की पर जाती है, जिस पर वो सोचता है ये की तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही है। और फिर वो उस की के साथ डोर को अनलॉक करता है और जैसे ही वो उस डोर को ओपन करता है तो अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी आती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर एक काफ़ी बड़ा कैसल था। उस कैसल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चैनलिंग किसी और ही जगह पर आ चुका है।
इसे देखकर चैनलिंग सोचता है, एक पुराना कैसल, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मैं दोबारा से ड्रीम देख रहा हूँ? इतने में उसकी नजर एक डॉग पर पड़ती है जो कि उठता हुआ चैनलिंग के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ से तभी वापस जा सकते हो जब तुम अपने मिशन को कंप्लीट करो। जिसे देखकर चैनलिंग सोचता है, अब ये कहाँ से आ गया? इतने में डॉग चैनलिंग को खींचते हुए बोलता है, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर चैनलिंग उसके साथ जाते हुए पूछता है, आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम्हारा ऐसा कहने का क्या मतलब था कि जब तक मैं मिशन कंप्लीट नहीं करता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इतने में डॉग चैनलिंग को एक रूम के पास लेकर पहुंच चुका था और वो चैनलिंग को काफी ज्यादा जोर से उस रूम के अंदर पुश करते हुए बोलता है, अंदर जाओ, तुम्हें सब कुछ वहीं पता लग जाएगा। जब चैनलिंग अंदर जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि अंदर एक सोफे के ऊपर हमारा फोक्स और डायू दोनों बैठे हुए थे। उन दोनों की आईज क्लोज थी और इसके अलावा डायू के हेयर्स भी काफी लॉन्ग हो चुके थे, जिन्हें अपने सामने ऐसे देखकर चैनलिंग सोचता है, सीनियर और 15, आखिरकार तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जब चैनलिंग ये नोटिस करता है कि वो दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे तो वो काफी ज्यादा घबराते हुए उस डॉग से पूछता है, इन्हें क्या हुआ है और ये दोनों ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? जिस पर वो डॉग रिप्लाई करता है, तुम्हारा टास्क ये है कि तुमने अपनी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए इन्हें उठाना है। लाइफ फोर्स तुम्हारी ब्रेथ, ब्लड, सलाइवा और कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद वो चैनलिंग को एक टाइमर को दिखाते हुए बोलता है, अगर इस टाइमर के एंड होने से पहले तुमने अपना टास्क कंप्लीट ना किया तो तुम भी मेरी तरह ही एक पपेट में चेंज हो जाओगे और ये यहाँ हमेशा के लिए ऐसे ही सोते रहेंगे। इसके बाद वो डॉग वहाँ से जाते हुए रूम के डोर को बंद कर देता है और बोलता है, तुम्हें ये करने का ट्राई करना चाहिए और ठीक से काम करना। डॉग के वहाँ से जाने के बाद चैनलिंग सीनियर को बुलाने लगता है और बोलता है, सीनियर उठ जाएं, आखिरकार आपके साथ क्या हुआ है? इसके बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए सोचता है, 15 भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्या अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट ना कर पाया तो मैं भी एक पपेट बन जाऊंगा? और फिर वो एक नज़र उस टाइमर की तरफ देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि टाइम काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा था। और फिर वो अपनी आईज को क्लोज करते हुए कुछ सोचता है, कुछ नहीं होगा, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट इन्हें उठाने के लिए मुझे ट्राई तो करना ही होगा। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। इसके बाद वो डायू के फेस को पकड़कर आहिस्ता से ऊपर करता है और फिर उसके करीब बढ़ते हुए उसे किस कर लेता है। छोटू सा किस करने के बाद चैनलिंग अपने फेस पर हाथ रखते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, इतना ज्यादा कि उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। उसके बाद चैनलिंग हमारे फोक्स के करीब बढ़ता है और उसके फेस को पकड़कर उससे भी किस करता है और फिर जल्दी से पीछे हटते हुए सोचता है, अभी तक ये उठे क्यों नहीं? क्या इतना करना काफी नहीं था? और वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? ऐसा करने के अलावा मैं अपनी लाइफ फोर्स को इनमें कैसे इंजेक्ट कर सकता हूं? चैनलिंग अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में डायू उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और हमारा फोक्स भी इस वक्त तक उठ चुका था। उसने काफी प्यार से चैनलिंग के फेस को पकड़ लिया था और वो घूरते हुए डायू की तरफ देखने लगता है। जब चैनलिंग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों उठ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिस पर वो दोनों उसे पकड़ते हुए बोलते हैं, इतनी सी लाइफ फोर्स काफी नहीं है। और हमारा फोक्स आगे बढ़ते हुए अपनी टंग को बाहर निकालकर चैनलिंग के चेस्ट पर लिक करने लगता है और डायू ने चैनलिंग को बैक हग किया हुआ था और वो उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है और उसे किस करने लगता है। इस पर चैनलिंग काफी ज्यादा हॉट फील करने लगता है और वो आहिस्ता से बोलता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मगर वो दोनों तो बिना रुके कंटिन्यूसली उसकी पूरी बॉडी पर लिक करने लगते हैं। इनके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो उन्हें रोकने का ट्राई करता है, मगर वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इतने में चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपने ड्रीम से उठ चुका था और वो जल्दी से उठकर बैठता है और अपने फेस पर हाथ रखते हुए बोलता है, फॉर्चुनेटली ये तो बस एक ड्रीम था। मगर हम देखते हैं कि चैनलिंग जिस की के साथ डोर को ओपन करके वहाँ पहुँचा था, वो की उसके बेड पर ही पड़ी हुई थी। और इसी सस्पेंस के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।